नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या होते हैं? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। मतलब अब पूरे संसार में अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर देश कोई भी नहीं था। कुछ देशों के संगठन का उदय हुआ जिनको वैकल्पिक माना गया, परंतु अमेरिका से अधिक ताकतवर कोई भी देश नहीं था। ऐसा माना गया कि जो संगठन बन रहे हैं वो अमेरिका के पावर को कुछ कम करेंगे, परंतु उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये संगठन अमेरिका के प्रभुत्व से करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लग रहा था संगठन क्या होंगे, ताकतवर होंगे, आर्थिक रूप से प्रभावशाली होंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं? इनकी प्रभु सत्ता संपन्न देशों के स्वैच्छिक समुदायों की संधि है जो निश्चित क्षेत्र के भीतर हो और उन देशों का हित शामिल हो जिनका प्रयोजन उस क्षेत्र के संबंध में आक्रामक कार्यवाही ना करने वाला हो। अब इस तरह के संगठन कौन से थे? यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और सार्क। और इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? चीन, जापान, भारत, इजराइल, रूस। ये इनके उद्देश्य क्या है? पहला, जो इनके मेंबर देश हैं उनमें एकता की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा, आपस में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्यों के बीच में आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, आपस में शांति और सौहार्द के वातावरण को बढ़ावा देना, आपस में कोई विवाद है, झगड़ा है, उसका निपटारा करना, ये इनका उद्देश्य है। फिर आती है मार्शल योजना। ये क्या है? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत नुकसान हुआ और अमेरिकी खेमे के पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने उनकी हेल्प की। मतलब यूरोपीय देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गरीब हो चुके थे, जिनका नुकसान हुआ था, उनको नुकसान से उबरने के लिए अमेरिका ने क्या किया? उनकी सहायता की। आप जानते हो अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था। आप जानते हो कि अगर जब तक आप किसी व्यक्ति की आर्थिक रूप से सहायता नहीं करोगे तब तक वो आपके साथ नहीं होगा। तो अमेरिका ने वैसे किया, उन्होंने गरीब देशों को जो युद्ध में कंगाल हो चुके थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान की। इसी को मार्शल योजना कहते हैं। इसके तहत क्या हुआ? 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई जो राजनीतिक मामलों की देखरेख कर रहा था। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन हुआ और अंत में 1992 का यूरोपीय संघ बनाया गया। यूरोपीय संघ की अपनी विदेशी नीतियां थी, साझी मुद्राएं थी और सुरक्षा नीतियां थी। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर अब यूरोपीय संघ एक ताकतवर रूप ले रहा था राजनीतिक रूप से। अब यूरोपीय संघ कब बना? तो यूएसएसआर के विक्टन ने 1992 के अंदर यूरोपीय संघ के गठन का नेतृत्व किया, जिसने एक आम विदेशी और सुरक्षा नीति, न्याय पर सहयोग और एकल मुद्रा निर्माण की नींव रखी। यहाँ गौर की बात यह है, यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना अलग से संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें क्या रहा? असफल रहा। अब यूरोपीय संगठन का उद्देश्य क्या है? पहला, जो देश इसमें शामिल है उनकी सबकी विदेश नीतियां और सुरक्षा नीतियां एक जैसी होगी और आंतरिक मामलों में और न्याय से जुड़े मामलों में आपस में सहयोग करेंगे, एक जैसी मुद्रा चलाएंगे और बिना वीजा के इन देशों के नागरिक आपस में आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब यूरोपीय संघ की क्या है विशेषता? ये संघ समय के साथ एक आर्थिक संघ से ज़्यादा राजनीतिक संघ बन चुका है। दूसरा, इसमें यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र का काम कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़े देश के रूप में काम कर रहा है। इनका सबका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, अपनी अलग मुद्रा है और अन्य देशों से संबंधों के मामले में इन्होंने काफ़ी हद तक साझी विदेश नीति और साझी सुरक्षा नीति बना रखी है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में बना हुआ है। ये सितारे हैं क्या? ये सितारे वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप को दिखाता है। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं। तो आर्थिक रूप से यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2005 में 12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की यहाँ की जीडीपी थी। राजनीतिक और राजनयिक आधार पर ब्रिटेन और फ्रांस
यूरोपीय संघ के 2 ऐसे देश हैं जिनको यूएनओ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुरक्षा परिषद का जो 5 आप जानते हो स्थायी मेंबर हैं, उनमें से 2 मेंबर इसी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो इसका मतलब बहुत बड़ा मतलब इसका बनता है। रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ की संयुक्त सेना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इनकी मुद्रा यूरो है, वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुनी ज़्यादा है। इनकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोपीय, एशिया और अफ्रीका के देशों में पड़ता है। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके 2 मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर हैं। इसी कारण यूरोपीय संघ है अमेरिका समेत सभी देशों की नीतियों को प्रभावित भी करता है। यूरोपीय संघ का मेंबर फ्रांस तो परमाणु शक्ति से संपन्न देश है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल भी देता है। अब यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या है, मतलब इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। इसके जो मेंबर देश हैं उनकी अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है। इसी कारण क्या कई बार उन देशों की खुद की विदेश नीति और यूरोपीय संघ की नीति में क्या क्या और फर्क आ जाता है। इसीलिए कि आपस में क्या है कई बार खिलाफ भी हो जाते हैं। जैसे इराक के हमले के मामले में यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने के निराश किया। मतलब कुछ देश चाहते हैं कि जो करेंसी है उसमें बदलाव ना किया जाए। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि और सांझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध भी किया था। और क्या है, यूरोप के कई मेंबर, यूरोपीय संघ के कई मेंबर अमेरिकी गठबंधन में शामिल हैं। ब्रिटेन इस संघ से 2016 में अलग हो चुका है। मतलब वर्तमान में इंग्लैंड है वो इससे अलग हो चुका है। अब करते बात आसियान की। आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन करके आसियान की स्थापना की थी। बाद में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को शामिल किया गया। इस तरह आसियान में वर्तमान में 10 मेंबर शामिल हो चुके हैं। अब आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो भी इसके मेंबर हैं उनके बीच आर्थिक विकास करना। देखो विद्यार्थियों, जितने भी संगठन बनते हैं ना, जो इनके मेंबर होते हैं ये उस मेंबर के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा पक्का देते हैं और इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। तीसरा क्या है? कानून का शासन लाना और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। अब आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग वाली मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने अपना बहुत नाम कमाया। इसीलिए इस शैली को आसियान शैली भी कहते हैं। आसियान के प्रमुख स्तंभ, तो आसियान में क्या है? सुरक्षा समुदाय बनाया गया है, आर्थिक समुदाय बनाया गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय भी बनाया गया है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक जाने से रोकता है। मतलब ये आपस में अगर कोई बात को लेकर झगड़ा हो जाए तो इसका इनका जो ग्रुप है सुरक्षा संप्रदाय, ये उस झगड़े को जितना जल्दी हो सके लड़ाई के अंदर चेंज होने से रोकता है। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करता है ताकि इन देशों की सामाजिक और आर्थिक रूप से सहायता हो सके। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसका उद्देश्य क्या है? आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना। आसियान का विजन दस्तावेज 2020, तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसका विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को बढ़ावा देता है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति चल रही है। आसियान क्षेत्रीय मंच, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य जितने उसके मेंबर हैं उनकी सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल करना है। आसियान की वर्तमान में क्या उपयोगिता है या क्या प्रासंगिकता है? तो आसियान वर्तमान जो आर्थिक हालात हैं जहाँ जिसमें भारत और चीन जैसी कंट्रियाँ अपना विकास कर रही है, वहाँ ये ऐसे देशों के साथ अपने व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे रही है।
आसियान में निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर जोर दिया गया है। अमेरिका और चीन भी इनके मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाने में रुचि दिखा रही है। आसियान और भारत 1991 के बाद इंडिया ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई है। भारत ने आसियान के 2 मेंबर सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी देशों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच लगातार बातचीत करनी और परामर्श करना है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मौका देता है या मंच प्रदान करता है। हाल ही में इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों की यात्राएं की और विभिन्न क्षेत्रों में आपस में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अब पूर्व की ओर देखो नीति चेंज हुई है। विद्यार्थियों प्रश्न आते हैं, अब नीति कौन सी है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्वोत्तर कार्य नीति को इन्होंने पेश किया था। इसी के अंतर्गत 2018 के 26 जनवरी पर मतलब गणतंत्र दिवस पर आसियान देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनको मुख्य या चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। अब नेक्स्ट है सार्क। सार्क का पूर्ण नाम क्या है? सार्क का पूर्ण नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में बोलें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अतिवाद स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना के समय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, मतलब से 7 कंट्रियां ही शामिल थी। वर्तमान में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। सार्क का कहाँ मुख्यालय? काठमांडू में है। और ये कहाँ पर है? नेपाल में। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के देशों में जो जनता है उनके जीवन में विकास करना और सुधार करना, आत्मनिर्भरता का विकास करना, आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और सामाजिक विकास करना, आपस में सहयोग करना, और झगड़े हैं उनका निपटारा करना और आपस में विश्वास बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देना। पूर्व की ओर देखो नीति। भारत 1991 से पूर्व की ओर देखो नीति अपना रहा था। इससे पूर्वी एशिया देश जैसे आसियान समूह है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से भारत ने अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाया है। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने कर वहां के जरूरतों का चीन में सुधारों की पहल। चीन में 1972 में अमेरिका समेत अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर लिया था। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लॉय ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण पेश किया था। 1978 में वहां के तत्कालीन नेता देंग सियोंगपेंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। 1982 में चीन के अंदर खेती का निजीकरण आरंभ हुआ। 1998 का उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए, सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर भी बनाए गए हैं। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की जो सुधार नीति है उसका गलत पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है? वह आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को नहीं मिलता। पूंजीवाद को अपनाकर चीन ने अपने देश में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने जो हालात है वो बढ़िया नहीं है। गांवों में और शहरों में मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच में आय का अंतर बढ़ा है। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। चीन में बहुत अधिक घोटाले होते हैं। प्रशासनिक और समाज जीवन में क्या घोटाले बहुत होते हैं। इंडिया और चीन के संबंध। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल पर अपना दावा किया तो भारत पर आक्रमण भी कर दिया। चीन द्वारा पाकिस्तान सहायता होती है। चीन द्वारा भारत के जो परमाणु परीक्षण है उन पर चीन क्या करता है? विरोध करता रहता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भारत हितों के खिलाफ माना गया है।
संयुक्त राष्ट्र ने आतंक संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसको चीन ने अपने वीटो पावर के द्वारा निरस्त कर दिया था। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर लाया और उसको रद्द करवा दिया। चीन की महत्वाकांक्षी योजना कौन सी है? वंस बेल्ट वन रोड, जो कि POK से गुजरती है, जो कि हम जानते हैं पाकिस्तान जो एरिया कश्मीर का कब्जा कर रखा है वहां से वो रोड बना रहा है। तो इसकी योजना क्या है? ये भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग पर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण डोकलाम क्षेत्र, उस पर चीन ने अपना दावा कर दिया और ये बहुत लंबा विवाद चला था, जिससे इंडिया और चीन में संबंध बहुत खराब हुए थे। परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत ने धैर्यपूर्ण प्रयास किया और भारत ने जो प्रयास किए उसको पूरे विश्व ने कहा बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है भारत। अब चीन के साथ भारत का संबंध सहयोग का दौर 1970 दशक में भारत जो चीनी जो चुनाव हुए और वहां पर वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दों को अपनाया गया। 1988 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने चीन यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथा कंडीशन बनाए रखने की पहल हुई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान के लिए विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और परस्पर व्यापार के बढ़ावा दिया और सीमा पर ऐसी 4 पोस्ट खोली गई जहां से व्यापार हो सकता है। 1999 से द्विपक्षीय व्यापार में 30% हर साल बढ़ावा हो रहा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश आपस में सहयोग कर रहे हैं और इसी सहयोग से हल निकल रहा है। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में एक नई नीतियां भी अपनाई है। तो विद्यार्थियों इस तरह पढ़ाई लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा चीज बतानी हो तो आप में कमेंट कर दीजिए, ताकि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया हो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ा देंगे। तो विद्यार्थियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।